लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना उसे ना अखरता है। आखिरकार कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। इन पंक्तियों के साथ मैं ये सेशन की स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सेशन मैं आज लेने वाला हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन विद्यार्थी गणों के लिए है जो इस बार अपने एचपीएस के प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली मे बी सम रीजंस के कारण। सो आज ये सेशन जो है मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, और ये पंक्तियाँ इस सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एप्ट हैं, क्योंकि देखिए कोशिश करना जो है वो हमारे हाथ में है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती गाइस। सो इस सेशन में मैं बात करूंगा कि आगे क्या करना है इस पूरे साल में, अब हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आप अगले साल और अच्छे से और स्ट्रांग होके अपने एचएस के पेपर में बैठे और उसे फाइनली एंड तक जाके क्लियर करें और रैंक हासिल करिए। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है जो आपको हेल्प करने वाला है आपके एचपीएस के, आपके सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए, प्री मेंस इंटरव्यू, बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट है, आपको हेल्प जरूर मिलने वाली है गाइज। सो आज ही डाउनलोड करिए। एनीवेज चलिए हम लोग बात करते हैं। सो गाइज, आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, दैट इज अनफॉर्चुनेट, बट अब जो है वो लाइक दुख का टाइम निकल गया और अभी जो है स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम आ गया है। अगले साल क्या करना है, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले ये हमें समझना जरूरी है कि जो भी कैंडिडेट्स एचपीएस के पेपर में बैठे थे वो एक पायदान में नहीं थे। बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल के थे, जिन्होंने ऑलरेडी पिछले साल का अटेम्प्ट या उससे पिछले साल का अटेम्प्ट दिया और काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि अभी अभी जिन्होंने स्टार्ट किए हैं, दे आर इन वेरी बिगिनर स्टेज, अभी अभी अपना सिलेबस जो है उन्होंने 50%, 60%, 70% या इवन 90% के आसपास में कंप्लीट किया है, और वो जो है अपने पेपर में यहाँ पे बैठे हैं गाइस। ठीक है, सो दोनों के लिए स्ट्रैटेजी एक जैसी नहीं हो सकती, तो मैं दोनों को जो है अलग अलग लेवल पे बताने की कोशिश करूंगा, बिगिनर्स लेवल पे एंड एडवांस लेवल पे। सो आपको ये समझने की जरूरत है, बिगिनर्स जो है वो है जिनका अभी जैसे मैंने आपको बताया, जिनका जो जनरल सिलेबस है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड जो एडवांस्ड कैंडिडेट्स हैं उनका मेरे हिसाब से जो है फाउंडेशन थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेंथन्ड है और ऑलरेडी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। ऑल राइट, सो अगेन अगर मैं बात करूं सबसे पहले अपने एडवांस लेवल के कैंडिडेट्स के बारे में। सो गाइज, जो एडवांस लेवल में कैंडिडेट्स हैं उनका क्योंकि प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हुआ होगा तो उनका पेपर होना चाहिए, बट किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हुआ। सबसे पहले इवन अगर कोई भी बिगिनर्स हैं या एडवांस हैं, सबसे पहला काम जो आपको करना है, एडवांस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिगिनर्स करें ना करें, बट ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आपको करना था वो है आपका प्रीलिम्स का जो पेपर है उसका एनालिसिस करना। आई होप ये आपने सबने किया होगा, और अगर नहीं किया तो आज भी अपना पेपर उठाइए, उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए कि आपने क्या गलतियां करी थी। सो प्रीलिम्स का पेपर अगर आप एनालाइज करोगे तो आप ब्रॉडली, मैं जैसे बच्चों को बोलता हूं कि भाई आप प्रीलिम्स का पेपर एनालाइज करके बताओ और मुझे एटलीस्ट 3 से 5 खामियां, 3 से 5 जो है शॉर्ट कमिंग्स बताओ जिसके कारण आपका पेपर नहीं हुआ। सो आपको भी ये एक्सेस करने की जरूरत है। आप अपने प्रीलिम्स का पेपर निकालिए, देखिए वहां पे आपके क्या इश्यूज रहे, क्या जो है शॉर्ट कमिंग्स रही हैं। ठीक है, बिगिनर्स के लिए शॉर्ट कमिंग्स कुछ अलग हो सकती हैं, एडवांस लेवल के कैंडिडेट्स के लिए कुछ अलग हो सकती हैं। नाउ जो एडवांस लेवल के कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले जब उन्हें एनालिसिस करेंगे तो मोस्टली क्योंकि उन्होंने अपना फाउंडेशन जो है ऑलमोस्ट अच्छे से किया होता है, लाइक 90% लोगों ने किया होता है, तो एनालिसिस में उनको बेसिकली पता चलता है कि उनकी स्ट्रैटेजीज में जो है उसमें जो है बहुत सारी मिस्टेक्स रही हैं। ठीक है जी, स्ट्रैटेजीज में जनरली मिस्टेक्स रहती हैं। स्ट्रैटेजी मिस्टेक्स किस तरह की हो सकती हैं? जैसे हो सकता है आपका कि आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया। ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ा जब भी हम लोग बच्चों का एनालिसिस करते हैं, प्री का एनालिसिस करते हैं उनका, तो ये पता चलता है कि रिवीजन जो है काफी अच्छे से नहीं किया गया, रिवीजन के ऊपर जो है प्रॉपर लेयरिंग नहीं बनाई गई, मींस लेयर्स में रिवीजन नहीं करी गई, बार बार उसे स्ट्रेंथन नहीं किया गया। एंड सेकेंड थिंग इज कि आपने जो सब्जेक्ट्स हैं इनका कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया।
ठीक है जी। नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस, हम देखते हैं ना हम लोग कि कितना मेहनत लगा के कितना इसका फल निकल रहा है। तो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है कि आपने कोई सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा लिंगर ऑन किया, उसके ऊपर ज्यादा टाइम दिया, बट उससे क्वेश्चन जो है आपको काफी ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है जी। सो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस करना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कई सारे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, कॉस्ट टू बेनिफिट में नहीं जाते हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत फोकस किया बट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आए नहीं, या फिर आप इन्वायरमेंट के ऊपर काफी फोकस किया बट इन्वायरमेंट क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिले। सो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। और कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस को देख के आपको जो है कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोगों को ये देखना होता है कि किस पे कितना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है थर्ड इंपॉर्टेंट इशू जो निकल के आता है स्पेशली एडवांस कैंडिडेट्स में, वो है लैक ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है जी। प्रैक्टिस जो है नहीं करते हैं, पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, पैसिव लर्निंग करेंगे। पैसिव लर्निंग करते करते क्या होता है, बेसिकली आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वो जो आपका इंफॉर्मेशन दिमाग में होता है वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के कारण क्या होता है, आप एमसीक्यूज में गड़बड़ करके आते हो। जो एमसीक्यू आते भी होते हैं उनमें भी आप ज्यादा रीजनिंग लगाओगे और क्लाउडेड नॉलेज होगा, क्लाउडेड जो है आपके पास इंफॉर्मेशन होगा। इसके कारण जो है मोस्टली आप एमसीक्यूज गलत करके आते हो। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट आपने प्रॉपरली नहीं किए। और अगर आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट ही करे, बोलते हो कि चलो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करे थे, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करा है, पर उसमें जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको आप लोगों ने इंप्रूव नहीं किया। ठीक है जी। आपने बस पेपर दिया, 2 घंटे पर फटाफट पेपर दे दिया, देखा नाम मार्क्स कितने आ रहे हैं, एंड देन आप नेक्स्ट पेपर के ऊपर बढ़ गए। ठीक है जी। या आपने सिर्फ मॉक्स इसलिए दिए ताकि आपको जो है आंसर जो है आपको बेसिकली वो हो जाएगी, भाई यहां से भी थोड़ा बहुत कवरेज मिल जाएगा मेरे को, इस तरह से आपने किया है। बट गाइज समझने की कोशिश करो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना इज लाइक गोइंग टू अ बैटल, है ना। आप लड़ाई के लिए क्या करते हो, लड़ाई के लिए तैयारी करते हो, तो आप क्या करते हो, आप लड़ाई करना सीखते हो ना, आप शॉट चलाना या फिर तीर चलाना सीखते हो, तीरंदाजी सीखते हो, एंड उसमें आप शॉर्ट कमिंग्स देखते हो, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, वही चीज यहां पे करनी होती है एमसीक्यूज में। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज एंड आपको वहां पे अपने शॉर्ट कमिंग्स को इंप्रूव करना होता है। बट ये एक बहुत बड़ा इशू निकल के आता है गाइस। ठीक है, सो ये 3 इश्यूज रहते हैं जनरली। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, लाइक साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत होते हैं कि भाई स्ट्रेस, एग्जाम का जो स्ट्रेस है या एग्जाम का जो कंडीशन है, जो लाइफ कंडीशन है, उसमें जो है बहुत बच्चे फॉल्टर कर जाते हैं। एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे किया गया उसमें भी बच्चे फॉल्टर करते हैं। बट अगेन मेन जो है ये 3 रीजन रहते हैं जनरली अच्छे एडवांस कैंडिडेट्स के पेपर को क्लियर ना करने के लिए। ठीक है जी। सो अभी मेन बात पे आते हैं। एडवांस्ड कैंडिडेट जिन्होंने अपना फाउंडेशन, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन बच्चों ने अपना फाउंडेशन जो है वो कर लिया है अच्छे से। अगर आपने फाउंडेशन नहीं किया तो आप बिगिनर लेवल पे है, ये वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर देना, वहां पे मैं आपको बिगिनर्स लेवल के लिए समझा रहा हूं। ठीक है जी। सो फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए क्या है, एडवांस वाले बच्चों के लिए क्या है, उन्होंने फाउंडेशन अपना ऑलरेडी कर लिया है और अब जो है वो इस साल बैठे हैं कि भाई इस साल अब हमें क्या करना चाहिए अगले साल प्री से पहले पहले के लिए। ठीक है, सो अभी जो है राइट, अभी आपका नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी वाला टाइम जो है, ये टाइम है कि आप अपना मेंस मोड पे ही रहिए, क्योंकि आपने अपना फाउंडेशन पूरा करा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट साइंस, ये सारी चीज पढ़ी हुई है आपने। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, वो है आप अपने मेंस के एरियाज के ऊपर ही फोकस करें। आप इस तरह समझे कि आप मेंस में बैठ रहे हैं और मेंस की तैयारी को जो है अपना स्ट्रेंथन करें, बिकॉज अगले साल भी करनी है अपने को। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया हुआ है, इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इसकी लेयरिंग बनाने की जरूरत है। मींस अगर आपने एक बार बेसिक सिलेबस कवर कर लिया आपने ऑप्शन का, दोबारा पढ़ो उसको और ज्यादा, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करो, स्पेशली अप्लाइड पेपर के अंदर वैल्यू एडिशन करो, और इसके जो है आप शॉर्ट क्रक्स कंसाइज नोट्स बनाओ ताकि आपको मेंस के टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, सो ऑप्शनल के लिए अभी आपको बहुत सारा काम करना है। यहाँ पे ऑप्शनल की टेस्ट दो, ऑप्शनल के जो बहुत सारे आप डिस्क्रिप्टिव जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट करो, और यहाँ पे आप ऑप्शनल की फिलॉसफी जो है वो डेवलप करो। एक लेक्सिकन होता है ऑप्शनल का, उसको डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा अगेन एस्से वाला मॉड्यूल, जैसे मैंने आपको पीछे ऐसे वाला मॉड्यूल लिया था, मैंने आपको बताया यहाँ पे आप शॉर्ट 15 मार्क्स ऊपर ले सकते हो। सो एस्से को जो है यहाँ पे आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक ऐसे एक वीक में आप प्रैक्टिस करो एंड ये आपको जो है विद इन 3 मंथ जो है बहुत अच्छे डिविडेंड देगा, काफी अच्छे आप ऐसे लिख पाओगे, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू नेक्स्ट ईयर आपके मेंस के लिए। ठीक है जी। एंड देन इसके अलावा व्हाट यू नीड टू डू, आपको जो वीक, आपका जो प्रिटी वीक जीएस का सब्जेक्ट है, कोई भी जीएस का सब्जेक्ट जो आपको लगता है वीक है,
उसको आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है जी। अगर जो आपने ऑलरेडी कवर किया है उसको कवर अप कर सकते हो, या आपने मेंस के जो भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनको कवरेज कर सकते हो, जैसे आपका सोशल इश्यूज हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है जी। इस तरह के जो है आप इश्यूज को कवर अप कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे करने की जरूरत है। जो स्पेशली एडवांस कैंडिडेट्स हैं, अपने ऑप्शनल को स्ट्रेंथन करो गाइस, नंबर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेकंड इज अपना एसए को स्ट्रेंथन करो, एसए को जो है कैटेगराइज करो, एसए कौन से आप अच्छे लिख सकते हो उनको देखो, इंप्रूवमेंट करो उसके अंदर, हर हफ्ते में एक एसए लिखने की कोशिश करो। एंड थर्ड जो आपको इंपॉर्टेंट काम करना है वो अपने मेंस के जीएस के पोर्शंस के जो भी बचे हुए, जैसे सोशल इश्यूज, कोई भी आपका इस तरह का टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर अप करो। या आपका जो कोई जीएस का सब्जेक्ट वीक है, मान लो आपको ऐसा लगा हो कि मैंने लेट अस से पॉलिटी पढ़ा था बट पॉलिटी के क्वेश्चन में बहुत सारे गलत करके आया हूं अपने पेपर के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर, वही आपने एनालिसिस किया होगा उसका पहले, तो आप उस सब्जेक्ट को उठाओ और उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ो, उसके ऊपर दोबारा फाउंडेशन के ऊपर जाओ, आप दोबारा उसकी एनसीईआरटीज पढ़ो और उसकी स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, और वहां से जो है आप अपना इंफॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करो, उसे ब्रॉड बेस करने की कोशिश करो, ठीक है। सो एडवांस कैंडिडेट्स, इन लोगों के लिए ये मेरे पास राय है, ये आपको करने की जरूरत है टिल जनवरी। फरवरी के बाद हम लोग फिर से प्रीलिम्स मोड में आएंगे और हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अपने जनरल स्टडीज की फिर से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड होपफुली अगर जून तक पेपर होगा तो हम 5-6 महीने जो है अपनी फिर से प्रीलिम्स के ऊपर आएंगे। बट यहाँ पे आपका एक बात हो जाएगा, मेंस जो है कवर अप हो चुका होगा, ऑप्शनल के नोट्स बन चुके होंगे, ऐसे थोड़ा बहुत आप लिखना स्टार्ट कर चुके होंगे, जीएस के जो है मेंस सब्जेक्ट आप कवर अप करोगे, थोड़ा सा आंसर राइटिंग करोगे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी, आंसर राइटिंग, ये भी आपको करनी है। सो ये चीजें आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। एडवांस कैंडिडेट्स के लिए मेरे पास ये राय है, ओके। कमिंग टू द बिगिनर्स लेवल, वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस अभी 50% या फिर लाइक 90% तक क्लियर किया है, या एक बारी जो है अपना सब्जेक्ट जो है अपने जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट जो है वो पढ़ के आए हैं और पेपर में बैठे हैं अभी, ठीक है ना। तो गाइज पहली बात तो अच्छी बात है कि आप पेपर में बैठे हो और आपको यहाँ पे काफी कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिला होगा, काफी आपको एक्सपीरियंस भी मिला होगा और काफी ज्यादा जो है आपको एग्जाम इन्वायरमेंट देखने को मिला होगा। तो ये एक अच्छी बात है, यू हैव टेस्टेड द waters now। आपको पेपर देने के बाद अपनी वीकनेसेस पता चली होंगी, अगेन आपको भी वही करना है, एनालिसिस करो और अपनी वीकनेस को जो है देखो, क्या आपकी वीकनेस रही थी पेपर के अंदर, ठीक है जी। ये देखने के बाद अभी आपको क्या करना है, क्या आपको मेंस के सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए फिलहाल के लिए। तो मेरा जितना मुझे लगता है, अगर आपने अब भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, एक बारी भी कंप्लीट नहीं करा है, तो आपको अभी मेंस के सब्जेक्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू शुड गो फॉर योर जनरल स्टडीज कवरेज फर्स्ट, ठीक है जी। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट हो गया, आपका गवर्नेंस पोर्शन हो गया, देन उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, अपना करंट अफेयर्स हो गए, हिमाचल जीके हो गया एंड साइंस हो गया। इन बेसिक सब्जेक्ट्स को आपको पहले कवरेज करने की जरूरत है। अगर आपने अपना सिलेबस एक बारी पढ़ लिया है तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हो। मेंस एंड आपका जो फाउंडेशन का सब्जेक्ट्स हैं वो साथ साथ में चलाओ। मेंस में अब आपको क्या करने की जरूरत है, सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप अपना ऑप्शनल जो है अब यहाँ पे प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, ठीक है जी। अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट अब आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने की जरूरत है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करो। फाउंडेशन में आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे एक जनरल स्टडीज का, जीएस का कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे साथ साथ में कवर करते रहना है नेक्स्ट 4-5 मंथ्स के लिए। एक जीएस सब्जेक्ट एक महीने में, नेक्स्ट महीने में नेक्स्ट जीएस का सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री स्टार्ट किया, पॉलिटी स्टार्ट किया, इस तरह से आप जो है धीरे धीरे अपने जो है फाउंडेशन सब्जेक्ट के ऊपर जा सकते हो। उनको दोबारा देखो, दोबारा जो है उसकी नॉलेज को और स्ट्रेंथन करो एंड अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो। बाकी जीएस मेंस के सब्जेक्ट आपको देखने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे के सब्जेक्ट आपको देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप आंसर राइटिंग जो है वो डेली बेसिस पे कर सकते हो या वीकली बेसिस पे कर सकते हो। लाइक एक वीक में आप जो है लास्ट वीक के एंड में आपके 2 या 3 आंसर्स लिख सकते हो। ये जो है आपको हेल्प करने वाला है, आपकी आंसर राइटिंग भी डेवलप होने वाली है, ठीक है। बट जो बिगिनर्स लेवल के बच्चे हैं, ध्यान से समझो, अगर आपका सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको अपने सब्जेक्ट को, अपने जीएस के सब्जेक्ट को दोबारा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उन्हें दोबारा एक फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। एंड अगर आपका सिलेबस जो काफी हद तक कंप्लीट हो गया तो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए मैं दोबारा थोड़ा और आगे जाऊंगा क्योंकि एडवांस लोगों को पता है क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बिगिनर्स जो हैं हमारे, तो बिगिनर्स के लिए अगेन क्या चीज पढ़ने की जरूरत है। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फाउंडेशन बहुत वीक होता है, समझो सीधा सीधा 4-5 स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, उसके बाद पेपर में बैठ जाएंगे। सो
इससे क्या होता है, इससे यू विल ऑलवेज फाइंड दैट आप जो है मतलब फिर वही बात है कि आप कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आते होंगे आपको आपके पेपर में, और देन कुछ नहीं आते होंगे एंड इवेंचुअली आप कट ऑफ से काफी नीचे रहोगे, ठीक है, 10-15 मार्क्स नीचे रहोगे। तो बिगिनर्स को जो है क्या करना है, अपना फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन, ठीक है जी। अब आपका जो जनरल स्टडीज है वो बेसिकली है क्या चीज है, आपके जनरल स्टडीज में ब्रॉडली आपको देखने में मिलती है हिस्ट्री, आपको देखने में मिलती है पॉलिटी, आपको देखने को मिलता है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, आपको देखने को मिलता है जनरल साइंस, आपको देखने में मिलता है करंट अफेयर्स, और आपको देखने में मिलता है हिमाचल जीके, ठीक है जी। सो इन ब्रॉड कैटेगरीज में मैं डाल सकता हूँ, ये बेसिकली ब्रॉड फाउंडेशन है जो हम लोगों को डेवलप करनी है। सो ये चीजों के ऊपर आपको दोबारा आने की जरूरत है, और इस चीजों में जो है प्रॉपर जो आपका फॉर्मूला आपको लगाना है वो है कि आपको पहले एनसीईआरटीज पढ़नी है, ठीक है जी, एनसीईआरटीज पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको जो है कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, एंड देन उसके बाद आपको बहुत सारे एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है जी। दिस इज द स्टैंडर्ड। पहले आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, वहां से आपका एक ब्रॉड फाउंडेशन बनेगा, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, एंड देन एमसीक्यूज पढ़ने हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला अपनाना है, प्लीज डू नॉट टेक शॉर्टकट्स। अब आपके पास पूरा साल पड़ा है, प्री नहीं हुआ है, पूरा साल पड़ा है आपके पास, तो आपको क्या करने की जरूरत है, एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, हिस्ट्री की एनसीईआरटीज पढ़ो 11वीं 12वीं की, ओल्ड एनसीईआरटीज आपको अच्छी लगती है तो वो पढ़ो, तमिलनाडु की बोर्ड की बुक्स लगती है वो पढ़ो, तो 11वीं 12वीं की आप एनसीईआरटीज पढ़ें। स्टैंडर्ड बुक कोई भी आपको जो हिस्ट्री की मिलती है, जैसे आपका स्पेक्ट्रम की बुक आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, या फिर आपका जो है और जो अपना मिडिवल एंड एंशिएंट की आती हैं आप उनको पढ़ सकते हो, सतीश चंद्रा की बुक्स आती हैं। एमसीक्यूज बहुत सारे, जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो ताकि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आप रिटेन कर सको, ठीक है जी। यही चीज़ आपको हर जगह करनी है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस में, करंट अफेयर्स में जो है ट्राई टू रीड एज मच न्यूज़पेपर एज पॉसिबल। न्यूज़पेपर पढ़ो, एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है यार डेली, ट्राई टू रीड अ न्यूज़पेपर, ठीक है, जो भी आपको लगता है, इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, जो भी आपको लगता है, या हिंदी में अगर आप तो दैनिक जागरण, ठीक है जी। तो ये आप कोई ना कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें ताकि आपका एक ब्रॉड एनालिटिकल डेवलपमेंट होता रहे और आप करंट अफेयर्स के साथ वाकिफ रहें। हिमाचल जीके के लिए कई बच्चों का हिमाचल जीके वीक है और बाकी ग्रेड बी के एग्जाम्स भी देते हैं जो आने वाले हैं एचपी में, तो प्लीज़ अपने हिमाचल जीके के ऊपर बहुत स्ट्रांगली काम करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब, क्योंकि 20-25% ऑलमोस्ट 30% अगर हम एवरेज मानूं मैं बाकी एग्जाम्स को भी मिला के, तो 25 से 30% का अब जो है एचपी जीके का वेटेज हो रखा है। सो प्लीज़ यू नीड टू मेक श्योर दैट आप एचपी जीके जो है वो काफ़ी डिटेल में पढ़े। प्लीज़ आप जो नोट फॉर्म की बुक्स हैं उनके ऊपर फोकस ना करें, आपके पास टाइम है अभी, आप थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करें। जैसे हिस्ट्री के लिए मियाँ गोवर्धन सिंह आप ले सकते हैं, इनको थोड़ा डीप में पढ़ें, या फिर बलोखरा की जो है इंपॉर्टेंट रीडिंग्स करने की कोशिश करें, ठीक है जी। इस तरह की इंपॉर्टेंट बुक्स को आप थोड़ा सा फॉलो करें ताकि आप ब्रॉडर लेवल पे जो है अपना एचपी जीके को कवरेज कर सके, ठीक है। यहाँ पे ट्राई करेंगे आप नोट्स भी बना रहे हैं, ओके। सो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी जो है बुक लिस्ट जो है शेयर कर रखी है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है। सो मैं यहाँ पे सारी बुक लिस्ट आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, वो बुक लिस्ट इस टाइम पे आई बटन पे भी आ रही होगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, या हमारी एप्लीकेशन में जा सकते हो, वहाँ पे हमने ऑलरेडी बुक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रखी है गाइस, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ बेसिकली व्हाट शुड बी दी फिलॉसफी बिहाइंड योर प्रिपरेशन नाउ। आपको अभी एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है और इस तरह से अपने जो है सिलेबस को धीरे धीरे जो है कवरेज करने की कोशिश करनी है। अगर आपका सिलेबस बिगिनर से थोड़ा आप ऊपर हो, अगर आपने सिलेबस एक बार कवर कर लिया है, तो आप एक जीएस का सब्जेक्ट उठाओ और एक अपना ऑप्शनल का सब्जेक्ट उठाओ, उसको जो है आप कवर अप करो। और अगर आप एडवांस स्टेज में हो तो आप फुली मेंस के लिए गियर अप करके रखो, और ये साल जो है या अभी 3-4 महीने जो है या आप मेंस को सोच के ऐसे सोच के बैठो कि आपने मेंस में बैठना है, और उस तरह से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करने की जरूरत है, ठीक है गाइस। सो आई होप इतना जो है पता चला होगा। इसके अलावा लाइक कोई भी आपको इशू निकल के आता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मुझको, तो आई वुड बी एबल टू नो कि आपकी क्या और क्वेरीज हैं और मैं उन क्वेरीज को जो है थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाऊंगा गाइस, ओके। सो फाइनली कमिंग टू द फाइनल वर्ड्स, इन्हीं हरिवंश राय बच्चन जी की इस कविता का जो आखिरी पंक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जो है वो रिलेट भी करती है। सो फाइनली इन पंक्तियों के साथ मैं इस सेशन को ख़त्म करना चाहूँगा दोस्तों, और ये पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष की राह ना छोड़कर भागो तुम, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप इन पंक्तियों के साथ आपको थोड़ा हौसला आया होगा, थोड़ी मोटिवेशन आई होगी, और हम लोग फिर से नेक्स्ट ईयर इस पेपर को देंगे और इस पेपर को रख के फोड़ेंगे। दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।